आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर जो 4 है उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग देख रहे थे। उसमें से टोटल 4 प्रॉपर्टीज़ देख चुके हैं। आज हम लोग 5वां प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ 5 में क्या कहता है। प्रॉपर्टीज 5 है कि इफ़ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स आर एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू टर्म्स देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट का एक रो या एक कॉलम में अगर सम में अगर एक्सप्रेस है तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, दो अलग डिटर्मिनेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। दो अलग डिटर्मिनेंट में इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो जो पहला रो है उसको एकदम हम लोग सेम लिखेंगे। दूसरा वाला जो रो है उसका पहला एलिमेंट को इसमें रखेंगे और इसका नीचे जो एक्स वाई जेड है सेम टू सेम रहेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, प्लस का साइन देके इसको सेम रखेंगे। फर्स्ट रो का एलिमेंट को सेम रखेंगे, सेकेंड रो का एलिमेंट का जो प्लस वाला है यानी कि जो प्लस वाला है उसको अब अलग करेंगे, यानी कि 2x 2y और 2z। उसके बाद हम लोग जो लास्ट वाला है उसको x y z लिखेंगे। मतलब ये प्रॉपर्टी यही कहता है कि अगर कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम में अगर सम के टर्म में अगर कोई एलिमेंट्स है तो उस एलिमेंट्स को जो सम के टर्म में है उस एलिमेंट्स को हम एक अलग डिटर्मिनेंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम अब इन दोनों को देखें तो इसको हम लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज नंबर 5 इतना ही बताता है हमको कि अगर किसी भी रो में या कॉलम में अगर सम के रूप में अगर दो एलिमेंट्स आपस में इस तरह से अगर सम में हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अलग एक डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। अगर यहाँ 3 नंबर सम में रहता तो हम एक और बना सकते थे, एक और डिटर्मिनेंट बनाते हैं। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करना चाहेंगे ना तो ऐसे कह सकते हैं कि C1 मतलब R1 यानी कि रो 1 और रो 2 सेम है यानी कि आइडेंटिकल है, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 0 प्लस अगर हम यहाँ से 2 को कॉमन कर लेंगे ना तो अंदर में यहाँ जो होगा ना फिर अगर 2 एक मिनट जैसे अगर मान लो इस 2 को हम क्या कर लें, ऐसा कॉमन कर लें तो 2 तो बाहर आ जाएगा। अब अंदर में ये पूरा एलिमेंट फिर क्या होगा कि रो 2 और रो 3 फिर से सेम आ गया, ये दोनों आइडेंटिकल हो गया। अब आइडेंटिकल होने पे रिजल्ट हम लोग पढ़े हैं, प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं थर्ड प्रॉपर्टी कि इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के क्या हो गया, 0 प्लस 0। तो ये हो गया प्रॉपर्टी 5। तो प्रॉपर्टी 5 का बस ये कहता है इतना कि हम लोग इस तरह से क्या होगा, अगर सम के रूप में है, सम के टर्म में अगर है तो उसको हम लोग अलग अलग डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 का है। अब प्रॉपर्टी नंबर जो 6 है उसमें क्या कहता है कि इफ़ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो, मतलब कोई भी रो में या कॉलम में के जो एलिमेंट्स है डिटर्मिनेंट का अपने आप में पहले डिटर्मिनेंट तो होना चाहिए। तो बोलता है कि कोई भी नंबर से यानी कि इक्वी मल्टीपल कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी सेम एलिमेंट के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। मैट्रिक्स में जो हम लोग प्रॉपर्टीज यूज किए थे सब सेम प्रॉपर्टीज में लग रहा है ऑपरेशन वाला, कि जैसे अगर हम लोग अगर कोई रो को ऑपरेट करेंगे तो जिस रो में ऑपरेट करेंगे उसका एलिमेंट को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके अगर हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं और उसके बाद हम उस वैल्यू को निकालते हैं, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं तो सेम आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हम लोग क्लियर करते हैं। पहले हम एक डिटर्मिनेंट लिए हैं, इसका वैल्यू को पहले फाइंड करते हैं। इसका अगर वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या कर दिए, यहाँ से एक्सपेंडिंग कर दिए, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। अगर R1 से एक्सपेंशन लगाएंगे तो ये 2 हो जाएगा बाहर, ये 2 जब बाहर होगा तो ये रो हो जाता है डिलीट, ये रो को करते हैं डिलीट। ये 4 एलिमेंट बचा, इससे मल्टीप्लाई किया तो आया 2, इससे मल्टीप्लाई किया तो आया 6। फिर माइनस में 2 लेंगे, यहाँ 2 लेकिन साइन होता है माइनस का, फिर इस 2 को लेंगे, ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, ये 2 4 जा जाएगा 8 माइनस ये 2 1 जा जाएगा 2 और फिर प्लस में आ जाएगा ये 1। तो ये 1 लेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, 4 3 जा हो जाएगा ये 12 और यहाँ से हो जाएगा ये 0। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 2 आएगा
और यहाँ अंदर से हम लोग का, क्योंकि इसको लिए थे, छोटा सा मिस्टेक है, इसको जब लिए थे तो ये रो और ये कॉलम डिलीट हुआ था, तो यहाँ से होता 0 × 2 0 यहाँ पे होता, ठीक है, 0 होता, तो 0 - 6 हमको यहाँ मिल जाएगा -6, माइनस में हो जाएगा 2 और यहाँ मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 6 प्लस, और यहाँ से 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस में 12। तो यहाँ से हुआ -12, यहाँ से हुआ -12 और यहाँ से मिल रहा है +12, यानी कुल मिला कह सकते हैं कि -12 + 12 कट गया, यहाँ से आया रिजल्ट -12, यानी जो ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया है -12। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऑपरेशन पहले लगाते हैं, एक ऑपरेशन लगाने के बाद फिर उसका हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं क्या वो सेम आता है कि नहीं आता है। तो हम लोग यहाँ पे डिटर्मिनेंट में एक ऑपरेशन लगा रहे हैं, जो पहला जो हम लोग को सिखाया गया है ऑपरेशन कि आर में, मतलब रो में और कॉलम में या किसी में लगा सकते हैं। तो जो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा रिमेन्स द सेम, सेम रहेगा, वैल्यू ऑफ जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा, चाहे हम वो रो में ऑपरेशन लगाएं या हम कॉलम में ऑपरेशन लगाएं, दोनों में जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। तो हम एक ऑपरेशन लगा के देखते हैं कि ऑपरेशन लगा रहे हैं कि R1 में और हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं R2 में और ऐड करके लिख रहे हैं किसमें, R1 में। अब ऑपरेशन लगाने के बाद देखेंगे क्या फिर इसका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वो सेम है कि नहीं है। तो अगर यहाँ करेंगे 2 और इस ऑपरेशन को अगर इस रो में लगाएंगे तो 2 + 2 4 = 8, 8 + 2 10, तो इस जगह आ जाएगा 10। फिर इस 2 को यहाँ रखेंगे, इस 2 को यहाँ रखेंगे और इस 0 को यहाँ रखेंगे, तो कुल मिला के 2 ही मिलने वाला है। इस 1 को यहाँ रखेंगे 2 और ये 2 को यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 2 × 2 = 4 + 1 5, और बाकी जो 2 रो है ये सेम रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका ऑपरेशन लगा दिए। अब ऑपरेशन लगाने के बाद हम इसका क्या करते हैं, एक्सपेंशन लगाते हैं। अगर R1 से एक्सपेंशन लगाएंगे तो हो जाएगा 10 बाहर, ये बाहर होगा, ये डिलीट होगा, यहाँ से 0 मिलेगा और यहाँ से मिलेगा 6, माइनस में 2, ये डिलीट, यहाँ से मिलेगा 8 और यहाँ से मिलेगा 2, फिर प्लस में 5 लेते हैं, यहाँ से ये डिलीट, यहाँ से होगा 12 - 0, तो यहाँ 10 और यहाँ से माइनस में 6, यहाँ बाहर में आएगा 2, अंदर में आएगा 6, +5 × 12, यहाँ होगा -60, माइनस में 12 और यहाँ आ जाएगा +60। अब -60 + 60 कट गया और यहाँ से आ गया -12। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेशन लगाने से पहले जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है, जितना आ रहा है एकदम सेम टू सेम रिजल्ट आ रहा है जब हम लोग क्या कर दिए, ऑपरेशन लगाएं। जब हम लोग क्या किए, ऑपरेशन लगाएं तो सेम रिजल्ट आया, है ना। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेशन लगाने से पहले का डिटर्मिनेंट का वैल्यू और ऑपरेशन लगाने के बाद का डिटर्मिनेंट का वैल्यू एकदम क्या होता है, सेम होता है। तो ये प्रॉपर्टीज टोटल 6 प्रॉपर्टीज़ था, हमने 6 प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीट किया। अब हम लोग आगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को करते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हम लोग को ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और इसका वैल्यू 0 प्रूव करना है। और इसको बनाने का जो रूल बताया है कि भाई प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है, जितने भी डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल करते हुए, और साफ बताया गया है कि विदाउट एक्सपेंडिंग, यानी कि एक्सपेंशन नहीं लगाना है। हम लोगों को प्रूव तो करना है, 0 तक पहुंचना है, RHS जो 0 दिया वहां तक पहुंचना है, लेकिन हम लोगों को प्रॉपर्टी का केवल इस्तेमाल करना है, एक्सपेंशन नहीं लगाना है। अगर हम लोग एक्सपेंशन नहीं लगाते हैं, इसको किस तरह से बनाते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले हम लोग को एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और उसका वैल्यू यानी कि इसका RHS दिया हुआ है 0, हम लोग को 0 प्रूव करना है। तो ये LHS है, ये RHS है, हम इसी को LHS मान के सॉल्व करते हैं कि फ्रॉम LHS, और हमको ये LHS मेरा टर्म हो गया, हमको 0 लाना है, ठीक है। हमको इसको सॉल्व करके 0 लाना है। तो हम लोग सबसे पहला स्टेप क्या लगाएंगे कि प्रॉपर्टीज लगाएंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे हम लोग 6 नंबर का, क्योंकि 5 नंबर का प्रॉपर्टी, कि 5 नंबर का जो प्रॉपर्टी है
उसमें हम लोग को ये बताया गया था कि अगर किसी रो कॉलम में या किसी रो में अगर सम के टर्म में एलिमेंट है तो उसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम लोग ये बोलेंगे कि यहाँ x होगा, यहाँ a होगा और यहाँ केवल x लेंगे, क्योंकि हम लोग सम के बाद वाला टर्म को उसमें लेंगे, बाकी जो है उसको एकदम सेम लिख देंगे। तो यहाँ पे y है, यहाँ पे b है, यहाँ बाद वाला टर्म b है, यहाँ पे z है, यहाँ पे c है और यहाँ का बाद का टर्म, यहाँ का z है, यहाँ का c है, यहाँ का बाद का टर्म c है। और यहाँ पहले टर्म लेना x a x, यहाँ हो जाएगा y b y और यहाँ हो जाएगा z c z। अब यहाँ प्रॉपर्टी फिर हम लोग यूज करेंगे। यहाँ दिख रहा है कि जो C1 है और जो C3 है, यहाँ पे बात करेंगे कि C1 एंड C3 जो है वो आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल। यहाँ देख रहे हैं तो C2 और जो C3 है, C2 और C3 आइडेंटिकल है। और हम लोग जानते हैं कि जब आइडेंटिकल होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू जीरो है, इसका यहाँ से बोल सकते हैं वैल्यू जीरो है, यानी कुल मिला के जीरो आया और यही हम लोग का प्रूफ है। तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में भी है कि एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और इसका वैल्यू को जीरो प्रूव करना है। तो इसका वैल्यू को जीरो प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से प्रॉपर्टी का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज जो है ना 4.2 उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक में हमको एक्सपेंशन नहीं लगाना है, केवल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है और प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग को RHS तक पहुँचना है। तो फिर हम लोग यहाँ क्या करते हैं, प्रॉपर्टी यूज करते हैं। मतलब हम लोग इसको मान लेते हैं कि मेरा LHS और RHS हमको जीरो लाना है, ये मेरा LHS पार्ट है। हम इसको में ऑपरेशन लगाते हैं। सबसे पहला हम ऑपरेशन लगाए, क्योंकि और किसी और टर्म में हम नहीं ले सकते हैं। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा नहीं सकते हैं, सेकंड लगा नहीं सकते हैं, थर्ड लगा नहीं सकते हैं, फोर्थ लगा नहीं सकते हैं। थर्ड लगाने के लिए आइडेंटिटी चाहिए, यहाँ आइडेंटिटी कहीं दिख नहीं रहा, आइडेंटिकल कहीं दिख नहीं रहा। प्रॉपर्टी 4 लगा नहीं सकते हैं। प्रॉपर्टी 5 में किसी एक रो या किसी एक कॉलम में होना चाहिए था समेशन, जो कि यहाँ पे माइनस दिख रहा है। तो हम लोग क्या करें, प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 में बोला कि किसी भी एक रो को, किसी भी एक रो में आप लिख सकते हैं, रो को ऐड करके मल्टीप्लाई करके जो करना हो वहाँ पे ऑपरेशन लगा सकते हैं। अगर हम तीनों रो को ऐड कर देते हैं तो हमको एक नया चीज़ देखने को मिल जाएगा कि अगर R1 R2 R3, R1 का एलिमेंट, R2 का एलिमेंट और R3 का एलिमेंट सबको अगर ऐड कर देते हैं तो A से A कट जाएगा, B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, जीरो मिलेगा। उसी तरह यहाँ पे जो मिलेगा टोटल जीरो मिलेगा, यहाँ भी टोटल क्या मिलेगा, जीरो। यहाँ बच जाएगा B माइनस C, यहाँ बच जाएगा C माइनस A, यहाँ बच जाएगा A माइनस B, यहाँ रह जाएगा C माइनस A, यहाँ रह जाएगा A माइनस B, यहाँ रह जाएगा B माइनस C। अब हम लोग देख रहे हैं कि किसी एक रो में टोटल पूरा जीरो एलिमेंट हो गया है, ठीक है। किसी एक रो में पूरा क्या हो गया, एलिमेंट जीरो आ गया है। तो इसका जो रिजल्ट देगा, इसका डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो भी जीरो हो जाएगा। क्योंकि आप थोड़ा सा ऐसे सोच के देखिए, अगर एक्सपेंशन में लगाएंगे तो ये जीरो तो सब जीरो, फिर ये जीरो तो सब जीरो, ये जीरो तो सब जीरो। तो हम लोग यहाँ एक प्रॉपर्टी को लिख लेते हैं और इसको हम लोग थोड़ा सा विशेष अब याद रखेंगे कि इफ़ एनी रो एंड कॉलम, इफ एनी रो है ना, इफ एनी ए कर देते हैं, कोई भी एक रो या कोई कॉलम में ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, अगर किसी रो या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट अगर जीरो हो जाते हैं, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी जीरो हो जाएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हो एक्सपेंशन लगा के, है ना। लेकिन हमको तो यहाँ एक्सपेंशन लगाना नहीं था, लेकिन लोग चेक कर सकते हैं क्या ये सही है, क्या इसका रिजल्ट जो आएगा वो जीरो आएगा, तो एकदम जीरो आ जाएगा। आप एक्सपेंशन लगा के चेक कर सकते हो। तो इसका जो वैल्यू होगा वो जीरो हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि हमारा जो RHS है वो भी हम लोग को जीरो लाना है।
तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें भी यही बात है कि एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ उसका वैल्यू 0 होगा, इसका वैल्यू 0 होगा, हमको प्रूव करना है, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है, विदाउट एक्सपेंशन नहीं करना है, एक्सपेंडिंग नहीं करना है, और हमको इसको प्रूव करके दिखाना है। तो अगर हम लोग प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको LHS मान लेंगे और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको LHS मान के इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका 0 आना चाहिए। कैसे 0 आएगा, तो उसके लिए पहले हम लोग प्रॉपर्टीज़ यूज करने के लिए हम लोग पहले इसको सही फॉर्म में ले जाएंगे। इसको सही फॉर्म में लाने के लिए हम इसको पहले स्प्लिट करते हैं। इसको अगर स्प्लिट करेंगे तो 7 9 जा होता है 63 और प्लस में कर देते हैं 2। इसको लिखेंगे 9 का टेबल तोड़ देते हैं तो 9 8 जा 72, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू, है ना, कि 8 इंटू 9 इक्वल 9 प्लस कितना करना होगा, 3 करना होगा, है ना, क्योंकि 8 9 जा हो गया 72 और प्लस 3 75। उसी तरह यहाँ देख रहे हैं हो जाएगा कि 9 इंटू 9 प्लस 5, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि 9 9 जा होता है 81 प्लस 5 86। अब यहाँ समझिए ये एक नंबर, ये दोनों मिलके मल्टीप्लाई में तो एक नंबर है, ये एक नंबर है और सम में दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे प्रॉपर्टी 5 नंबर वाला। जैसे हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज 5 यूज करेंगे, ये अलग डिटर्मिनेंट बन जाएगा। एक यहाँ बन जाएगा 2 3 5, यहाँ बनेगा 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ बनेगा 7 इंटू 9, यहाँ 8 इंटू 9, यहाँ 9 इंटू 9, और यहाँ बन जाएगा 2 3 5 7 8 9, और यहाँ 2 3 5। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ जो 9 9 9 है पूरा कॉलम से कॉमन कर लेंगे। जैसे पूरा कॉलम से 9 कॉमन आ जाएगा, यहाँ 2 3 5, यहाँ 7 8 9, यहाँ भी 7 8 9, और यहाँ तो यहाँ का तो जो रिज़ल्ट है, ये जो कॉलम और ये जो कॉलम है, ये दोनों कॉलम को अच्छा से देखा जाए तो सेम एलिमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो सेम है, यानी कि आइडेंटिकल है। और जब आइडेंटिकल हो तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। इसका तो वैल्यू हो गया 0। उसी तरह अगर हम लोग यहाँ देखते हैं तो जो 7 8 9 है और यहाँ 7 8 9 है, यहाँ C1 और जो C3 था वो आइडेंटिकल था, और यहाँ अगर चेक करें तो C2 और C3 आइडेंटिकल है, यानी कि यहाँ कह सकते हैं 9 इंटू 0 प्लस तो 0 तो समाप्त हो गया था, यानी 9 इंटू 0, इसका भी रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि RHS हम लोग को जो 0 लाना था वो क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो इस तरह करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी प्रूव किए, जिसमें प्रॉपर्टी नंबर 5 का इस्तेमाल किए हैं और आइडेंटिकल यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 3 का यूज करके हम लोग ने 0 प्रूव किए। अब हम लोग उसी तरह इस क्वेश्चन को भी क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसको भी 0 ही लाना है, इसको भी 0 ही प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा कुछ सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। हम लोग को 0 लाना है, याद रखना है 0 लाना है। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं कहाँ से, फ्रॉम LHS पार्ट से। LHS से सॉल्व करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये BC हो जाएगा, और ये जब A को मल्टीप्लाई करेंगे तो AB और AC आ जाएगा। उसी तरह यहाँ है AC बोलिए या CA बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे BC है प्लस मल्टीप्लाई करने से AB मिलेगा, यहाँ 1 है, यहाँ AB है, और यहाँ मल्टीप्लाई करने से AC और BC आ जाएगा। अब यहाँ तो पहले मल्टीप्लाई कर लिए, अब हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर इस्तेमाल करते हैं। प्रॉपर्टी अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6, तो प्रॉपर्टी नंबर जो 6 बोला है उसमें ये बताया गया था कि हम लोग ऑपरेशन लगा सकते हैं। अगर हम लोग इसमें ऑपरेशन लगाते हैं तो कौन सा ऑपरेशन लगाने से हम लोग को फ़ायदा है, तो जब देख रहे हैं कि अगर हम इसको अगर दोनों को ऐड करते हैं, यानी कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड करके और कॉलम 2 में अगर लिख देते हैं, यानी मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि ऑपरेशन हम कॉलम 2 में लगाएंगे, कॉलम 2 में लगाएंगे मतलब कॉलम 2 में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो कॉलम 2 को और कॉलम 3 को ऐड करके लिखेंगे।
यानी कि ये प्रॉपर्टी नंबर हो गया 6, ये प्रॉपर्टी नंबर मेरा 6 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहाँ तो 1 1 1 ही होगा, लेकिन इसको और इसको जब ऐड करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, ए बी आएगा प्लस बी सी आएगा प्लस ए सी आएगा। जब इसको ऐड करके लिखेंगे तो यहाँ भी वही आएगा, ए बी सी ए सी, यहाँ भी वही आएगा, ए बी सी और ए सी। और लास्ट में यहाँ तो भाई थर्ड में तो कोई काम नहीं किए, हमारा जो काम था वो C2 में था, C3 में कोई काम नहीं था। तो C3 का जो एलिमेंट्स है उसको हम लोग एकदम सेम राइट कर देंगे डिटर्मिनांट में, इस डिटर्मिनांट में। जैसे यहाँ ए बी प्लस ए सी हो जाएगा, यहाँ बी सी प्लस ए बी हो जाएगा, यहाँ ए सी प्लस बी सी हो जाएगा। अब क्या कर लेते हैं कि कॉलम 2 से हम लोग कॉमन कर लेते हैं, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इस पूरा को कॉमन करते हैं C2 से। तो अगर कॉमन करेंगे तो ए बी सी ए सी आ जाएगा बाहर, और यहाँ तो 1 1 1, और यहाँ भी अब कुछ बच गया नहीं गया, पूरा का पूरा उठा के बाहर कर दिए हैं, तो यहाँ भी 1 1 1 बच गया। यहाँ बचा ए बी और ए सी, यानी कि कॉलम 3 में बी सी और ए बी और ए सी और बी सी। अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे आइडेंटिटी वाला, यानी कि प्रॉपर्टीज नंबर 3 वाला, कि कॉलम 1 और कॉलम 2 का एलिमेंट, ऑल एलिमेंट क्या हो गया, सेम है और कॉरस्पॉन्डिंगली सेम है। कॉरस्पॉन्डिंगली सेम है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कर देंगे, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और इसका जो पूरा डिटरमिनेंट का वैल्यू हो जाएगा 0, जिसके वजह से पूरा रिजल्ट क्या कर देगा 0। और यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको हम लोग देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन नंबर है वो 5 है, और 5 में भी एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, और इस डिटरमिनेंट का वैल्यू इतना आना चाहिए, यानी कि 2 इंटू और एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है। और हम लोग को यहाँ पे इस सवाल में किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेंशन नहीं लगाना है, जितना भी यूज करना है वो हम लोग को प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना है, मतलब प्रॉपर्टी ही यूज करके हमको क्या करना है, यहाँ फाइनल रिजल्ट तक पहुँचना है, यानी कि 2 इंटू ए बी सी पी क्यू आर और एक्स वाई जेड चाहिए। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, ऑपरेशन लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं कि अगर R1 में ऑपरेशन लगाते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 का, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा कि इसको इसके साथ ऐड करना है, यानी इस रो को इसके साथ ऐड करना है, इस रो को इसके साथ ऐड करना है, और सबको ऐड करके लिखना R1 में ही है। तो यहाँ B है, यहाँ B है तो 2B, यहाँ भी A है, यहाँ भी A है तो 2A, यहाँ भी C है, यहाँ भी C है तो 2C, यानी इन सब को जब ऐड करेंगे तो यहाँ हमको मिलेगा 2AB प्लस 2BC प्लस 2C। यहाँ हमको मिलेगा इस रो में 2P प्लस 2Q प्लस 2R, इस रो में हमको मिलेगा 2X प्लस 2Y प्लस 2Z, और बाकी जो R2 और R3 है सेम ऐसे ही लिखेंगे, C प्लस A R प्लस P Z प्लस X, इसमें लिखेंगे A प्लस B, इसमें हो जाएगा P प्लस Q, और यहाँ हो जाएगा X प्लस Y। अब हम लोग देख रहे हैं इसमें अगर हम इन सबसे अगर 2 को कॉमन करते तो कुछ इस तरह से दिखता इस तरह से कि इसमें अगर 2 कॉमन कर लेते तो यहाँ 2 दिखता, इसमें अगर हम लोग यहाँ से क्या कर लेते, सबसे अगर 2 कॉमन कर लेते तो ये दिखता, और इसमें अगर हम लोग क्या कर लेते, सबसे 2 कॉमन कर लेते तो ऐसा दिखता। यानी हम फिर इन पूरा रो में है ना, इस पूरे रो में हम क्या कर सकते थे कि सबसे 2 को कॉमन कर लेंगे। अगर जैसे ही सबसे 2 कॉमन करेंगे तो कॉमन करते ही कुछ इस तरह से रिजल्ट मिलने लगेगा कि यहाँ हमरा मिल जाएगा A प्लस B प्लस C, यहाँ मिल जाएगा P प्लस Q प्लस R, इस जगह पे मिल जाएगा X Y प्लस Z।
उसके बाद यहाँ मिल जाएगा c प्लस a, इस जगह हो जाएगा r प्लस p, और इस जगह पे है z प्लस x, इस जगह पे है a प्लस b, इस जगह पे है p प्लस q, इस जगह पे है x प्लस y। अब हम लोग को पहुंचना यहाँ तक है, यानी कि पहुंचना क्या, हमको यहाँ a चाहिए, यहाँ p चाहिए और यहाँ पे x चाहिए। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग ये कर लेते हैं कि अब फिर से ऑपरेशन लगाते हैं। अगर हम इस रो में, अगर हम इस रो वाला घटा देंगे तो यहाँ b बच जाएगा, लेकिन अगर इसको इससे अगर घटा देते हैं तो a और b कट के केवल c बच जाता है। तो जैसे भी पॉसिबल होता है हम लोगों को क्या करना है, ऑपरेशन लगाना है। अगर हम लोगों ने ऑपरेशन लगाते हैं R1 में, और R1 में हम क्या कर देते हैं, R2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे ही हम R1 में R2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग को कुछ रिजल्ट मिल जाएगा। वो रिजल्ट कुछ इस तरह से दिखने लगेगा कि A B C है, माइनस में A है और माइनस में B है, यानी कि A और B कट के केवल मिल जाएगा यहाँ से C। उसी तरह यहाँ से P और R2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सॉरी R1 को R2 से, यानी इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो C कट जाएगा और A कट जाएगा, बच जाएगा इस जगह पे B बचेगा। उसी तरह यहाँ से बच जाएगा Q, यहाँ से बच जाएगा Y, क्योंकि यहाँ पे Z और X है तो Y बचेगा। इस तरह करके अब हम लोग के पास यहाँ बच गया C प्लस A, यहाँ बच गया R प्लस P, यहाँ बच गया है Z प्लस X, यहाँ हो गया है A प्लस B, यहाँ बच गया है P प्लस Q, और यहाँ बच गया है X प्लस Y। अब हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि R3 में ऑपरेशन लगाते हैं और R3 को R1 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर R3 में A प्लस B है और इसमें अगर हम B सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच जाएगा A, बच जाएगा A बच जाएगा। तो हम लोग कुछ इस तरह से जब ऑपरेशन लगाएंगे, इस ऑपरेशन का यूज करेंगे, तो यहाँ तो पहले से B, Q और Y तो है, यहाँ जो है वो C प्लस A भी रह जाएगा, R प्लस P भी रह जाएगा और Z प्लस X भी रह जाएगा। उसके बाद हम लोग के पास यहाँ पे बच जाएगा A प्लस B, और माइनस B करेंगे तो मिलेगा A। यहाँ जब P Q से कटेगा तो बनेगा P, और यहाँ जब बनेगा X प्लस Y से Y कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा X, Y कैंसिल होगा तो बच जाएगा X। यानी कि अब तक हम लोग के पास आया है A P X, और यहाँ मिल रहा है B Q Y, और यहाँ दिख रहा है C P और Z। अब हम लोग को जो R2 में ऑपरेशन लगाएंगे और R2 को R3 से घटाएंगे, जैसे ही हम R2 को R3 से घटाएंगे तो ये तो R1 में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, लेकिन अब R2 में चेंज आएगा, क्योंकि जब इसको इससे घटाएंगे तो C मिलेगा, इसको इससे घटाएंगे तो R मिलेगा, और इसको इससे घटाएंगे तो Z मिलेगा। और पहले से A P और X है। अभी भी हम लोग आंसर तक नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि हम लोग का आंसर में 2 है, ऊपर में APX है और APX कहाँ है, नीचे है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि R3 को और R1 में इंटरचेंज कर लेते हैं, R1 को R3 से इंटरचेंज करते हैं। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है वो डिटर्मिनेंट का सेकेंड प्रॉपर्टी है, और सेकेंड प्रॉपर्टी में ये सिखाया गया है कि अगर हम लोग किसी भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं आपस में, तो जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है जस्ट अपोजिट हो जाता है, यानी कि माइनस लग जाता है। तो जैसे हम यहाँ क्या करेंगे, जैसे पहले से 2 तो था, जैसे हम यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे R1 को R3 के साथ, तो R3 वाला जो है वहाँ ऊपर चला जाएगा, यानी A P X हो जाएगा, और बीच में जो था वो वैसे ही रहेगा, और नीचे आ जाएगा क्या, तो नीचे आ जाएगा B Q Y। अब तक रिजल्ट नहीं आया, लेकिन इसको जैसे लगाएंगे ना वैसे ही हमको यहाँ क्या करना होगा, एक माइनस का यूज करना होगा, क्योंकि इस प्रॉपर्टी में बोला गया था कि जैसे ही आप इंटरचेंज करते हैं किसी दो रो दो कॉलम को तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी पहले जो डिटर्मिनेंट था वो उसका वैल्यू, डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। फिर भी अब तक हम लोग रिजल्ट तक नहीं पहुंचे हैं। लास्ट अब बच गया कि ऊपर में APX था, APX है, नीचे BQY चाहिए जो कि सबसे नीचे चला गया। अब हम R2 और R3 में क्या कर लेंगे,
ऑपरेशन लगाएंगे इंटरचेंज का, R2 को इंटरचेंज करेंगे R3 के साथ। जैसे ही हम इंटरचेंज करेंगे रिजल्ट कुछ ऐसा बन जाएगा कि R1 में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि यहाँ A P X हो जाएगा। अब ये R3 वाला चला जाएगा R2 में, यानी कि यहाँ हो जाएगा B Q Y, और जो बीचे वाला था यानी कि R2 वाला था वो आ जाएगा R3 में, यानी कि C R Z। और हम लोग का पहले से बाहर में ध्यान दीजिएगा, पहले से एक माइनस था और अभी जब इस ऑपरेशन को वापस फिर से लगाएं तो एक माइनस पहले से, अभी एक और माइनस और 2, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस में 2 बन गया। और ये रिजल्ट आपका फाइनल बन के तैयार हो गया कि A P X और B Q Y और यहाँ पे C R Z। ये हम लोग का RHS है जो हम लोग को प्रूव करने के लिए बोला जा रहा था, और इसमें किसी भी तरह का कोई एक्सपेंशन नहीं यूज किए हैं। जितना भी यूज हुआ है वो सब प्रॉपर्टी का ही इस्तेमाल किए हैं। और अधिकतर प्रॉपर्टी क्या यूज हुआ है, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हुआ है, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हुआ, ये सब प्रॉपर्टी 6 का है। 6 का प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम लोग बनाए हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है वो आपका प्रॉपर्टी नंबर 2 है। ये जो प्रॉपर्टी है वो आपका प्रॉपर्टी नंबर 2 है। यानी इस क्वेश्चन को बनाने में हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किए हैं, प्रॉपर्टीज 6, प्रॉपर्टीज 2 और यहाँ कॉमन यानी कि प्रॉपर्टीज 4। हम लोग 3 तरह के प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए इस सवाल को कंप्लीट किए हैं। अब जो आगे होगा वो एक्सपेंशन वाला सवाल होगा, यानी कि जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपेंशन भी लगा सकते हैं और प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको प्रूव करते हैं, है ना। इसमें हम लोग एक्सपेंशन लगा के भी कर सकते हैं, विदाउट एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। तो सीधे हम लोग यहाँ पे एक्सपेंशन लगा देते हैं। R1 से एक्सपेंशन लगाएंगे तो यहाँ तो जान रहे हैं 0 है, तो इसका अंदर में कुछ भी लिखेंगे तो 0 ही आ जाएगा। माइनस में A को लेंगे, ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई होके ये 0 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होके माइनस माइनस प्लस में BC हो जाएगा। फिर माइनस में यहाँ पे जो B है उसको लेंगे, ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा AC और ये माइनस में हो जाएगा 0। तो कुल मिला के यहाँ का रिजल्ट हो गया 0। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में आएगा ABC, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में आ जाएगा ABC, वो तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, समाप्त हो चुका है। और यहाँ माइनस में ABC प्लस ABC बन गया ये 0, और ये हमारा हो गया RHS प्रूफ। तो ये हो गया एक्सपेंशन लगा के हम लोग इसको क्या कर दिए, प्रूव कर दिए। अब यहाँ अंदर में कुछ भी लिखेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होने से ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए केवल इसको लिखे हैं, इसको लिखे हैं। अगला जो क्वेश्चन नंबर 7 है, हम लोग को LHS में डिटर्मिनेंट दिया हुआ जिसका वैल्यू इक्वल टू 4 है, A² है, B² और C² है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस LHS से बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर LHS का पार्ट को लेते हैं तो यहाँ पे माइनस में A² है, AB है और AC है, यहाँ पे BA है, माइनस में B² है, BC है, यहाँ पे CA है, CB है और माइनस में C² है। सबसे पहला तो हम लोग ये कर सकते हैं कि रो से A निकालते हैं, इससे B निकालते हैं, इस रो से C निकाल लेते हैं, यानी कि A, B एंड C को कॉमन करते हैं R1, R2 एंड R3 से। जैसे ही कॉमन करेंगे तो बाहर में A, B, C और अंदर यहाँ दिखेगा, इस लाइन से A कॉमन हुआ है तो यहाँ माइनस में A, यहाँ बचेगा B, यहाँ बचेगा C। इस लाइन से B कॉमन हुआ है तो यहाँ A, B, C। इस लाइन से C कॉमन हुआ है तो A, B, C। फिर हम लोग यही काम करेंगे, एक बार फिर से करेंगे कि A, B, C कॉलम से कॉमन कर लेंगे। जैसे कॉलम से कॉमन करेंगे A, B एंड C को कॉमन, है ना, कॉमन करेंगे C1, C2 एंड C3 से। कॉमन करते ही फिर से बाहर में एक ABC आ जाएगा और पहले से हम लोग पास ABC था, यहाँ बच जाएगा -1, यहाँ बच जाएगा 1, 1, 1, -1, 1, 1, 1, -1। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके बाद एक ऑपरेशन लगा लेते हैं, ऐसे कि R1 में ऑपरेशन लगा देते हैं कि R1 में क्या करते हैं, R2 घटा देते हैं। जैसे R1 में R2 को घटाएंगे, घटाने से फ़ायदा नहीं है, जोड़ देते हैं, क्योंकि -1 + 1 0 हो जाता है।
तो जैसे ही 0 हो जाएगा तो रिजल्ट कुछ इतना आ जाएगा। इधर मिल जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और अंदर में जब इसको इससे जोड़ेंगे तो यहाँ मिलेगा 0, यहाँ मिलेगा 0 और यहाँ मिल जाएगा 1, क्योंकि 2 मिल जाएगा, जोड़ने से 2 मिल जाएगा। यहाँ आ जाएगा 1 माइनस में 1, यहाँ आ जाएगा 1 1 माइनस 1। अब जब किसी एक रो में 2 0 आ गया है तो अब हम लोग यहाँ से एक्सपेंशन कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे एक्सपेंशन लगाएंगे, R1 से ऑपरेशन लगा रहे हैं, एक्सपेंशन लगा रहे हैं, तो बाहर में तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर तो था। अब जान रहे ये 0 हो जाएगा, ये 0 जगह बच गया 2, तो जैसे 2 लेंगे तो ये रो डिलीट, ये रो डिलीट, 1 1 जा हो जाएगा 1 माइनस, और यहाँ से फिर 1 1 जा हो जाएगा प्लस में 1, यानी कि अंदर में 1 + 1 2 और 2 2 जा 4, तो टोटल यहाँ मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 4 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, जो कि RHS हम लोग का यही प्रूफ करने के लिए बोला गया था, a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर जो है 8 में 2 क्वेश्चन है, तो 8 का फर्स्ट क्वेश्चन को पहले हम लोग करते हैं। तो 8 का जो पहला सवाल है, इसमें एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ और इसका रिजल्ट ये दिया हुआ है। हम लोग इसको सोल्व करके प्रूव करना है, ये प्रूव वाला क्वेश्चन है, प्रूव दैट, यानी कि LHS को सोल्व करके RHS तक पहुंचना है हम लोग को। तो हम लोग को जब भी बनाने के ट्राई करना है तो कहाँ से करना है, LHS से। तो LHS को जब हम लोग सोल्व करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे, एक्सपेंशन लगाएंगे, तब हमको यहाँ तक पहुँचना है। तो इसको पहुँचने के लिए ना एक तरीका होता है, उस तरीका से हम लोग को पहुँचना पड़ता है। सीधे अगर हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं, ऑपरेशन लगाना स्टार्ट करते हैं तो प्रॉब्लम्स आएगा। देखते हैं कि RHS हमको पहुँचना क्या है। तो RHS में दिखता है सबसे पहले a - b। तो अगर ये a - b है तो हम लोग यहाँ ये सोचेंगे कि कौन सा रो को किससे घटाने से a - b मिल सकता है। अगर हम R1 में अगर R2 घटाएंगे तो क्या a - b मिल सकता है। अगर हम R2 को R3 घटाएंगे तो क्या a - b मिल सकता है। तो हम लोग को a - b तब मिलेगा जब हम लोग ऑपरेशन यहाँ पे यूज करेंगे कि R1 में लिखेंगे R1 को R2 से घटा के, यानी R1 को R2 में घटाएंगे तो a - b मिलेगा, और R2 को जब R3 से घटाएंगे, एक ही साथ 2 ऑपरेशन लगा दे रहे हैं कि अगर R2 को घटा देंगे R3 से तो हमको b - c मिल जाएगा, क्योंकि b - c भी चाहिए, क्योंकि जब ये लाइन इस लाइन से घटेगा, ये लाइन इस लाइन से घटेगा तो 1 - 1 0, b - c तो bc हो जाएगा, यहाँ a - b तो ab हो जाएगा। तो जब हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि ये इससे घटेगा, लिखाएगा यहाँ तो 0, ये इससे घटेगा तो यहाँ लिखाएगा a - b, जब ये इससे घटेगा तो लिखाएगा यहाँ पे a स्क्वायर - b स्क्वायर, जब ये इससे घटेगा तो हो जाएगा यहाँ 0, ये इससे घटेगा तो हो जाएगा b - c, ये जब इससे घटेगा तो हो जाएगा b स्क्वायर माइनस में c स्क्वायर। अब यहाँ तो कोई ऑपरेशन लगा ही नहीं इसमें, तो जैसे तैसे जैसा था वैसे लिख देंगे। हम लोग अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ जो दिया हुआ है अब तक में जो आया है रिजल्ट, वो आया है 0 0 1 0 0 1। यहाँ जो a - b है उसको यहाँ पे a - b ही रहने देते हैं, और यहाँ जो a स्क्वायर - b स्क्वायर दिख रहा है, हम लोग फॉर्मूला में जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस जब b स्क्वायर होता है जिसका रिजल्ट होता है a - b इंटू a + b, तो यहाँ आ जाएगा a - b इंटू a + b। फिर उसी तरह ये b - c था, उसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे b - c, और जैसे यहाँ b स्क्वायर - c स्क्वायर तो यहाँ लिख सकते हैं b - c इंटू b + c, और लास्ट में दिख रहा है कि यहाँ 1 है, यहाँ c है और यहाँ पे c स्क्वायर है। अब हम लोग ये देख सकते हैं कि पूरा लाइन में यहाँ भी a - b है, यहाँ भी a - b है, 0 के पास तो समझिए सभी नंबर है। तो हम लोग इस लाइन से a - b को कॉमन कर लेंगे, और इस लाइन से हम लोग क्या कर लेंगे, b - c को कॉमन कर लेंगे। हम लोग चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं कि a - b कॉमन फ्रॉम R1 एंड b - c कॉमन फ्रॉम R2। तो रिजल्ट हो जाएगा 0 0 1 1 1 c, और इस जगह पे रिजल्ट आ जाएगा a + b, यहाँ पे b + c, और यहाँ से c स्क्वायर। अब हम लोग चाहेंगे तो ऑपरेशन नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोग के एक लाइन में 2 0 आ गया है।
जब किसी भी एक लाइन में, रो में या कॉलम में अगर 2 जीरो आ जाता है तो उसके बाद एक्सपेंशन लगा देंगे। एक्सपेंशन लगा देने से क्या होगा कि हमारा जो फाइनल रिजल्ट है C माइनस ए, क्योंकि A माइनस बी, B माइनस सी हम लोग के पास आ चुका है, चाहिए हम लोग को क्या, तो C माइनस ए, तो C माइनस ए भी हम लोग का मिल जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे एक्सपेंशन लगाएंगे, देखिए एक्सपेंशन लगाना R1 से भी लगा सकते हैं, R2 से भी, R3 से भी, लेकिन आसान किधर से होता है उसको देखते हैं। अलोन C1 से आसान हो, क्योंकि इसके पास 0, इसके पास 0, यहाँ 1 है, तो यहाँ हो जाएगा A माइनस बी, यहाँ हो जाएगा B माइनस सी, और हम लोग जानते हैं इसके वजह से 0 पूरा, इसके वजह से 0 पूरा, बच जाएगा ये, इसके वजह से देखते क्या क्या आएगा, ये डिलीट, ये डिलीट, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा B प्लस सी, फिर माइनस देते हैं, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस में A माइनस बी, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में A, फिर माइनस में B आ जाएगा। तो इस तरह करके हम लोग को यहाँ तक मिल चुका है अब तक। अब यहाँ देख रहे हैं कि प्लस बी माइनस बी तो कटेगा, तो यहाँ माइनस में A और C दिख रहा है, माइनस में A और C तो दिख ही रहा है भाई, C माइनस ए, तो C माइनस ए तो निकल गया। तो ये हम लोग का निकल गया फाइनल रिजल्ट, A माइनस बी यहाँ, B माइनस सी यहाँ, और यहाँ देख रहे हैं पूरा मल्टीपल में है, तो क्या मिला, C माइनस ए। तो ये हम लोग का फाइनल रिजल्ट आ गया है। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट कल करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का 2, तो उसको हम लोग नेक्स्ट